हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर। आज आप लोग को नॉर्मैलिटी, फॉर्मेलिटी और इटिमेलिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग जो है कॉपी और पेन निकालिए और नॉर्मैलिटी, फॉर्मेलिटी और डिमेलिटी टॉपिक जो है आप लोग कॉपी में हेडिंग दीजिए। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में आप लोग को हम बताए थे, क्या बताए थे, क्या क्या हम कंसंट्रेशन कवर किए थे सॉल्यूशन चैप्टर में। तो आप लोग को हम कवर किए थे मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। उसके बाद हम लोग इसमें कवर किए थे पीपीएम। उसके बाद आप लोग को हम मोलैरिटी, यहाँ पर आप लोगों को पहले मोल फ्रैक्शंस के बारे में बताए थे। मोल फ्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन। उसके बाद आप लोग को हम कवर किए थे मोलैलिटी और एक आपको हम सबसे पहले स्ट्रेंथ के बारे में बताए थे। तो हम लोग स्ट्रेंथ, जिसको हिंदी में प्रबलता कहा जाता है, तो स्ट्रेंथ, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी, ये कंसंट्रेशन आप लोग को हम कवर किए थे पिछले वीडियो में। तो आप लोग जो है ये कंसंट्रेशन पढ़ने से पहले पिछले के वीडियो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग नॉर्मैलिटी, फॉर्मेलिटी और डिमेलिटी कंसंट्रेशंस के बारे में समझेंगे। तो आप लोग कॉपी में हेडिंग दीजिए। तो चलिए आज हम लोग जो है नॉर्मैलिटी, फॉर्मेलिटी और डिमेलिटी के बारे में हम लोग चीज़ों को समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नॉर्मैलिटी कंसंट्रेशंस के बारे में हम लोग समझते हैं कि नॉर्मैलिटी कंसंट्रेशंस क्या है। तो जैसे कि पिछले सारे कंसंट्रेशन वन बाय वन करके हम चीज़ों को समझें, तो अब हम नॉर्मैलिटी कंसंट्रेशन के बारे में समझते हैं। उसके बाद जितना भी आपको हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाएं, उससे रिलेटेड फिर प्रॉब्लम्स भी आप लोग को हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले आप इस कंसंट्रेशंस के डेफिनेशन, इसकी यूनिट क्या है, प्लस इस कंसंट्रेशन का हम स्ट्रेंथ कैसे मेज़र करेंगे, तो ये सारी चीज़ें पहले हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आप लोग को न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पर फिर आएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, जो कंसंट्रेशंस आपके सामने आया है नॉर्मैलिटी कहते किसको, यानी इसके डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहता है स्टूडेंट्स कि इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट जो प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मैलिटी कहते हैं। क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मैलिटी। हिंदी में क्या लिखे, विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले विलय का ग्राम तुल्यांक की संख्या नॉर्मलता कहलाता है। तो इस कंसंट्रेशन को आप इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो स्टूडेंट, इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन, हिंदी में तुल्यांक सांद्रता या नॉर्मल कंसंट्रेशन भी आप कह सकते हो। इस कंसंट्रेशन को हम n से डिनोट करते हैं। तो अब आते हैं स्टूडेंट, इस कंसंट्रेशन का मैथमेटिकल टर्म क्या होगा। मैथमेटिकल तो नॉर्मैलिटी को हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं स्टूडेंट, डब्ल्यू बी बाई ई बी, बी यू नो सॉल्यूट। जैसे कि यहाँ एक सॉल्यूशन मैंने लिया, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट से ए और बी, यू नो बी डिनोट सॉल्यूट और ए डिनोट सॉल्वेंट। तो यहाँ बी सॉल्यूट है, ए आपका सॉल्वेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट कि सॉल्यूट को यूजुअली डिनोटेड बाय बी, किससे डिनोट करते हैं, बी से, और सॉल्वेंट को किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो ये डब्ल्यू बी क्या बता रहा है, सॉल्यूट का वेट बता रहा है, और ई बी क्या है, इक्विवेलेंट मास, किसका, बी का मतलब सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो डब्ल्यू बी बाय ई बी इंटू भी यहाँ पर लीटर में है। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ रहेगा, यूजुअली वॉल्यूम मिलीलीटर में यानी ml में दिया हुआ रहता है, तो उसको लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो वो 1000 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो डब्ल्यू बी इंटू 1000, ई बी इंटू वी। याद रखिएगा, अगर वॉल्यूम ml में रहेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना, अगर वॉल्यूम लीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है।
तो डब्ल्यू बी बाई ई बी ये जो पार्ट है स्टूडेंट, इसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। डब्ल्यू बी बाई ई बी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, विलय का ग्राम तुल्यांक की संख्या। हिंदी में क्या लिखे हैं? विलय का ग्राम तुल्यांक की संख्या। नोट कर लीजिएगा, विलय का ग्राम तुल्यांक संख्या। डब्ल्यू बी बाई ई बी को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। तो डब्ल्यू बी यहाँ क्या है आपको पता है? डब्ल्यू बी यहाँ क्या है? तो डब्ल्यू बी यहाँ है वेट ऑफ सॉल्यूट या गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। हिंदी में क्या बोलेंगे? विलय का दिया गया भार। ईबी यहाँ क्या है स्टूडेंट? ईबी है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास किसका? सॉल्यूट का। ठीक है, हिंदी में कहा जाए तो इसको हम कहते हैं तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान। तो मोलारिटी और नॉर्मालिटी में बस डिफरेंसेस ये है कि मोलारिटी में हम सॉल्यूट का यहाँ मोलर मास लेते हैं और नॉर्मालिटी में क्या लेते हैं? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं। जैसे कि आप लोग क्लास 11th में इक्विवेलेंट मास, मोलर मास के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, फिर भी यहाँ हम इक्विवेलेंट मास डिस्कस कर देते हैं कि कैसे आप सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। सॉल्यूट यहाँ क्या है स्टूडेंट? सॉल्यूट यहाँ क्या है? सबस्टांस है। एक सबस्टांस का हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर आपको हम सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास निकालने भी आप लोग को हम सिखाएंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो इसको आप नोट कीजिए। मैं इसके बाद नॉर्मेलिटी का यूनिट, स्ट्रेंथ और जो है कुछ रिलेशंस भी आपको यहाँ बताने वाले हैं। तो पहले इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मेलिटी को अभी हम समझे थे। नॉर्मेलिटी क्या बताया स्टूडेंट? कि किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी अगर निकालना है तो डब्ल्यू बी अपॉन ई बी इंटू वी इन ml में होगा तो 1000। ये अभी आपको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताएं आपका नॉर्मेलिटी के लिए। तो यहाँ पे एक जो टर्म है इक्विवेलेंट मास, बी मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास। तो हाउ टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट मास? अगर आप इक्विवेलेंट मास अगर नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तो नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन आप नहीं फाइंड आउट कर पाइएगा। तो पहले हम इक्विवेलेंट मास के बारे में समझ लेते हैं कि कैसे हम इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, कि हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मींस सबस्टांस। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट नोट के रूप में कॉपी में लिख लीजिएगा, इक्विवेलेंट मास यू नो मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। क्या होता है स्टूडेंट? वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, जिसको हिंदी में हम संयोजकता कारक कहते हैं। तो मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर के रेशियो को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट मास कहते हैं। तो अगर सबस्टांस का वैलेंसी फैक्टर आपको पता होएगा तभी आप इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर पाइएगा। ठीक है, अगर हमें वैलेंसी फैक्टर अगर हमें पता होएगा तभी हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। तो मैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टांस का वैलेंसी फैक्टर यहां आपको लिख दिए हैं कि सबस्टांस यानी कि सॉल्यूट के रूप में अगर एसिड होगा, सॉल्यूट के रूप में अगर एसिड होगी तो उसकी वैलेंसी फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट? बेसिकसिटी होती है। क्या होती है? बेसिकसिटी। बेसिकसिटी हम कहते किसको है? तो नंबर ऑफ H+ आयंस। ठीक है, यानी एसिड के एक मॉलिक्यूल्स में जितना H+ आयन बाहर होएगा या डिस्प्लेस होएगा उसकी संख्या को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? बेसिकसिटी कहते हैं। यानी कि आप इसको बोल सकते हो नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। क्या बोले स्टूडेंट? कि एसिड के एक मॉलिक्यूल से H+ आयंस की जो संख्या बाहर होगी, H+ आयंस जितने H+ आयंस में टूटेगा उस H+ आयंस की संख्या को हम क्या कहते हैं? बेसिकसिटी कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में लेता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एसिड के रूप में H2SO4 है, तो इसको जैसे हम एक्वा सॉल्यूशन में लेंगे तो ये कितना H+ आयन देगा हमें? नंबर ऑफ H+ आयंस कितनी होंगे? जब ये फर्निश्ड होगा यानी कि जब ये डिसोसिएट होगा तो ये किससे डिसोसिएट होगा? 2H+ एंड SO4 2-। यू नो दैट सल्फेट SO4 2- यानी यहां पर कितना हाइड्रोजन? 2 है तो 2 हाइड्रोजन 2H+। यानी ये एसिड हमें कितना H+ देगी? 2H+। तो इसकी वैलेंसी फैक्टर मेरा क्या हो गया? 2 हो गया।
जैसे मान लीजिए HNO3 है, तो ये एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, पता है आप लोग को। अगर सॉल्यूट के रूप में नाइट्रिक एसिड होगी तो ये एक्वस सॉल्यूशन में कितना H प्लस देगा? यू नो इट गिव्स 1 H प्लस आयंस, यानी कितने H प्लस आयंस देंगे स्टूडेंट? 1 H प्लस, यानी कि H प्लस NO3 माइनस। इट डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड NO3 माइनस। तो हमें कितना H प्लस मिलेगा? 1 H प्लस मिलेगा। तो इसके वैलेंसी फैक्टर कितना होगा स्टूडेंट्स? 1 होगा। यानी नंबर ऑफ H प्लस आयंस, नंबर ऑफ H प्लस आयंस यू नो फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, एक मॉलिक्यूल एसिड्स में जितना H प्लस आयंस हमें मिलता है, उस H प्लस आयन की संख्या को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? बेसिसिटी कहते हैं। अगर कोई पूछेगा HNO3 की बेसिसिटी क्या होती है? 1 बोलेंगे। H2SO4 की बेसिसिटी क्या है? तो बोलेंगे 2। ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे HCl क्या होगा? H प्लस एंड Cl माइनस, क्या बेसिसिटी है? 1 है, यानी इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना हो गई? 1 हो गई। उसी तरह है बेस, एसिडिटी, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट? एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH माइनस, यानी कि नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH माइनस आयंस, जिसको आप हाइड्रोक्साइड आयंस कहते हो, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। यानी बेस के एक मॉलिक्यूल से जितना OH माइनस आयंस की संख्या मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? एसिडिटी, यानी कि अम्लता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स के रूप में, जैसे मान लीजिए मेरे पास NaOH है, तो कितना OH में मिलेगी? 1 मिलेगी। जैसे मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कितना OH में मिलेगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ये डिसोसिएट होगा तो कितना OH माइनस आयंस मिलेगा स्टूडेंट? तो 2 OH माइनस आयंस मिलेगी। ठीक है, कितने OH माइनस मिलेंगे हमें? 2 OH। ये जब टूटेगा तो यू नो दैट Ca2 प्लस और 2 OH माइनस, तो कितना OH माइनस मिलेगा हमें? 2 मिलेगा। तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना हो गई? 2 हो गई। ठीक है, यानी एसिडिटी कितना हो गई स्टूडेंट? 2 हो गई। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि बेस यानी अम्लता इसकी वैलेंसी फैक्टर होती है, और एसिडिटी क्या कहते हैं, अम्लता किसको कहते हैं? तो नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH माइनस आयंस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस, यानी कि बेस के एक मॉलिक्यूल से जितना OH माइनस आयंस बाहर होएगा उसकी संख्या को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? एसिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है स्टूडेंट? साल्ट। साल्ट की वैलेंसी फैक्टर क्या होती है? चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। जैसे मान लीजिए साल्ट आप जानते हो, यू नो कैटायन और एनायन की कैरेक्टर को ही हम साल्ट कहते हैं। ठीक है, यानी साल्ट की क्या कैरेक्टर होती है? उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी घटक कण क्या होते हैं? तो आपको पता है कैटायंस और एनायंस। कैटायंस और एनायंस जब इंटरेक्ट्स करता है और इंटरेक्ट्स करके जब वह बॉन्ड बनाता है, तो आपको पता है कौन सा बॉन्ड बनाता है? आयनिक बॉन्ड बनाता है, और उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लवण कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास NaCl है, तो ये कैटायन है और ये एनायन है, जब टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस, तो चार्ज ऑन कैटायन, तो ये कैटायन है, इसके ऊपर क्या चार्ज है? 1 प्लस चार्ज है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या मेटल है और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। तो जब ये टूटेगा, आपको पता है कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? 2 प्लस, यानी ये 2 कैल्शियम का वैलेंसी है, ये 1 किसका वैलेंसी? क्लोरीन का है, Cl माइनस। 1 और 2 ऑल्सो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कैटायंस, नंबर ऑफ एनायंस। तो एक कैटायन और एनायन कितना? क्लोराइड के है, 2 क्लोराइड है, यानी 2 Cl माइनस। तो चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन का चार्ज देखना, यानी कितना चार्ज है यहाँ पर? 2 प्लस चार्ज है, यानी 2 है। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे MgCl2 क्या होगा? Mg2 प्लस और 2 Cl माइनस, कितना चार्ज है यहाँ पर? 2 प्लस चार्ज है यहाँ पर, इसलिए इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि लवण का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? चार्ज ऑन कैटायन होती है। नेक्स्ट है आयन। आयन, इंडिविजुअल आयन, जिसको आप रेडिकल्स भी कहते हो। ठीक है, तो आयंस के रूप में फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास आयंस के रूप में, जैसे मान लीजिए Na प्लस है, जैसे CO3 2 माइनस है, SO4 2 माइनस है, NO3 माइनस है। तो Na प्लस दैट इज अ सोडियम आयन, क्या है? इसका चार्ज क्या है? 1 प्लस चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन,
ठीक है स्टूडेंट, यानी इंडिविजुअल बात हो रही है यहाँ पर। अगर इंडिविजुअल आयंस आपके पास है, यानी केटायंस और एनायंस, दो ही तरह का आयंस होता है, केटायंस और एनायंस। जैसे यहाँ पर केटायन Na+ है, तो जो चार्ज होगा केटायन का, जो चार्ज होएगा वही चार्ज उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगी। आयन अगर दिया हुआ रहेगा, जो भी आयन दिया हुआ रहे, चाहे केटायन दिया हुआ चाहे एनायन दिया हुआ रहे, तो जो भी चार्ज होगी वो चार्ज ही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगी। और नेक्स्ट है एलिमेंट, यू नो दैट इज द वैलेंसी एलिमेंट। जैसे सोडियम, पता है कितना वैलेंसी इसकी होती है, 1। जैसे आपको मैग्नीशियम, कितना वैलेंसी होती है, तो 2 वैलेंसी। यू नो दैट किसी भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्लास 10th में जरूर पढ़े होंगे आप लोग, क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। तो एलिमेंट की वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट, किसी भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी एक एलिमेंट का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, जिसको हिंदी में संयोजन क्षमता कहा जाता है। ठीक है, तो अगर एलिमेंट अगर दिया हुआ रहेगा तो याद रखिएगा उसकी वैलेंसी क्या कहलाती है, वैलेंसी फैक्टर कहलाती है। तो स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट मास, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करने के बाद उसके बाद वैलेंसी फैक्टर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टेंस, एसिड, बेस, सॉल्ट, आयन और एलिमेंट, जितने भी टाइप के सबस्टेंस यहाँ लिखे हुए सबकी वैलेंसी फैक्टर मैंने यहाँ लिख दिया, और कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल से आपको चीज़ों को समझाया। तो इसको आप बढ़िया से कॉपी में नोट डाउन कीजिए, जिससे आपको प्रॉब्लम्स बनाने में काफ़ी हेल्प्स होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आराम से इसको आप पहले नोट कीजिए, उसके बाद मैं चीज़ों को आगे बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन करा इक्विवेलेंट मास ऑफ CH3COH, इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, CH3COH का तुल्यांकी द्रव्यमान बताएं। तो आपको पता है कि जिस कंपाउंड में COOH होता है उसे हम कौन सा एसिड कहते हैं, तो ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड कहते हैं स्टूडेंट, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, जिस कंपाउंड में COH ग्रुप हो उसे ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, और क्लास 12th में भी आप लोग को ऑर्गेनिक पढ़ना है। तो पहले फिजिकल कवर करने के बाद फिर हम आप लोग को ऑर्गेनिक्स पढ़ाएंगे, फिर इनऑर्गेनिक्स पढ़ाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, CH3COH का हमें क्या निकालना, इक्विवेलेंट मास निकालना। तो अभी आपको हम क्या बताएं कि इक्विवेलेंट मास, ठीक है, इक्विवेलेंट मास हिंदी में तुल्यांकी द्रव्यमान, क्या बोलेंगे, तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है स्टूडेंट, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो एसिड की वैलेंसी फैक्टर क्या होती है, बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ H+ आयंस। H+ आयंस की संख्या आपको देखना है कि वह एसिड अगर डिसोसिएट होता है तो कितना H+ आयंस हमें मिलेगा। तो CH3COH ऑर्गेनिक एसिड, जिस एसिड में COH हो उसे हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। तो ये जब टूटेगा तो CH3CO-, क्योंकि ये एसिड इसलिए कहा गया क्योंकि ये पार्ट होता है, यही पार्ट डिसोसिएट होती है COH। तो COH जब पार्ट डिसोसिएट होती है तो किससे डिसोसिएट होती है स्टूडेंट, तो CH3CO- प्लस H+। तो इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया हमारा, इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। अब मोलर मास की बात होती है, मोलर मास किसका, CH3COH का। तो मोलर मास निकाल लीजिए। आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके एटॉमिक मास आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ कितना कार्बन है, एक कार्बन का मास कितना होता है 12। तो कितना कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन तो 2। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 3 और 4 हाइड्रोजन है तो 1 × 4। और ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है। तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है स्टूडेंट, 16 यानी 16 होता है। तो 16 × 2 तो कितना हो गया आपका 24 और 32 और +4 तो 24 और 24 28 हो गया 32 यानी कितना हो गया स्टूडेंट 60 हो गया। तो 60 ग्राम पर मोल, ये हमारा मोलर मास हो गया। तो यहाँ पर बैठा दीजिए, मोलर मास मेरा कितना निकला 60 और वैलेंसी फैक्टर कितना आया 1, डिवाइड कर दीजिए यानी 60। ये मेरा इक्विवेलेंट मास निकल गया। ठीक है, 60 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ये हमारा इक्विवेलेंट मास निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं एक सबस्टेंस का आपको बताया, तो इसी तरह हम किसी भी सबस्टेंस का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। बस आपको उसका वैलेंसी फैक्टर आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन जानने के बाद
अब हम लोग कुछ उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग 1 बाय 1 करके पॉइंट्स को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहले हम लोग यूनिट के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे कि अगर नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन यानी कोई भी सॉल्यूशन फॉर एग्जाम्पल कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है और उस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन दी हुई है और आपसे पूछ दिया जाए कि उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होगा, तो आप स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हो। उसका तीसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और चौथा जो पॉइंट आपको लिखा है रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड डेंसिटी, नॉर्मलता तथा घनत्व के बीच संबंध। तो ये 4 पॉइंट्स आप लोग को यहाँ पर हम नॉर्मेलिटी के बारे में भी बताने वाले हैं। तो आप लोग जो है कॉपी में ये चारों पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, और जो भी मैं आपको कंटेंट्स बता रहे स्टूडेंट्स, इसको आप कॉपी में जरूर नोट कीजिए। मैं इसे बता रहा हूँ कि इससे मैं रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आप लोग को मैं बताऊंगा, ठीक है। यानी कि 12 यानी बोर्ड के साथ साथ मैं कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कंटेंट्स मैं दूंगा। यानी कि जो कंटेंट्स आपको जो भी मिल रही है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर ही हम आपको दे रहे हैं। ये मत सोचे कि सिर्फ 12th बोर्ड, ठीक है, 12th प्लस एक्स्ट्रा यानी कि जेई नीट जो भी आप प्रिपरेशन करोगे तो उसमें आप लोग को ये काफ़ी हेल्प होगा ये कंटेंट्स, और उससे रिलेटेड भी आप लोग को सवाल जो है हम बोर्ड के साथ साथ जेई नीट लेवल का भी क्वेश्चंस आप लोग को जरूर हम लेके आएंगे और जरूर आप लोग को बताएंगे। तो इसलिए पेशेंस रखिए और जो भी आपको कंटेंट्स बता रहे हैं उसको आप नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद में जो है आप लोग को वीडियो के बेसिस पर माने वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम इससे रिलेटेड सवाल भी आप लोग को लेके आएंगे। तो चलिए आप इस पॉइंट्स को डील कर लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स है आपका वो क्या है, यूनिट, नॉर्मेलिटी के यूनिट क्या हो गए। तो नॉर्मेलिटी हम अभी जाने कि WB बाई EB इंटू V, ये जानते हैं। तो WB बाय अपॉन EB जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, WB अपॉन EB क्या बोलते हैं, तुल्यांक की संख्या। कहाँ पर देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में देखते हैं। तुल्यांक की संख्या क्या देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मोल की संख्या कहाँ देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसको आप क्या बोलते हो, मोलैरिटी कहते हो, ठीक है। क्या कहते हो उसको, मोलैरिटी कहते हो। और यहाँ पर क्या कहते हो, तुल्यांक की संख्या, इसलिए इसको हम तुल्यांक सांद्रता भी कहते हैं। तो तुल्यांक की संख्या का यूनिट क्या होगा, तुल्यांक होगा। जिससे मोलों की संख्या की यूनिट क्या होती है, मोल, तो उसी तरह तुल्यांक की संख्या की यूनिट क्या होगी, तुल्यांक। तो इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी इक्विवेलेंट पर लीटर। इसको हम सिंपली एन लिखते हैं, कैपिटल एन। अगर कहीं एन लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे स्टूडेंट, इक्विवेलेंट पर लीटर। अब स्ट्रेंथ, तो देखिए स्टूडेंट, WB बाई V क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। कि जो विलय का अमाउंट घुला हुआ रहता है विलियन के 1 लीटर या 1000 ml में, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं, प्रबलता कहते हैं। तो WB बाई V को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्ट्रेंथ कहते हैं। तो EB इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मेलिटी इंटू EB। और EB यहाँ क्या है स्टूडेंट, EB यहाँ क्या है, तो लिखेगा इक्विवेलेंट मास किसका, सॉल्यूट का, विलय का तुल्यांक द्रव्यमान, विलय का हिंदी में क्या बोलेंगे, विलय का तुल्यांक द्रव्यमान, ठीक है। मैं लिख देता हूं हिंदी में यहां पर, विलय का तुल्यांक द्रव्यमान, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास क्या निकल जाएगा, स्ट्रेंथ निकल जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पिछले भी वीडियो आप लोग को बताए थे कि जो भी कंसंट्रेशन वॉल्यूम रिलेटेड होगी वह कंसंट्रेशन डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। यानी कि इट चेंजेस विद चेंजिंग इन टेम्परेचर। तापमान में अगर परिवर्तन होगा तो कंसंट्रेशन में भी क्या होगा स्टूडेंट, परिवर्तन होगा, यानी कि चेंज करेगा। नेक्स्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड डेंसिटी। मोलैरिटी एंड डेंसिटी बताए थे, नॉर्मेलिटी एंड डेंसिटी। तो मोलैरिटी एंड डेंसिटी में यहाँ क्या रहता है, बस डिफरेंसेस यहाँ है कि EB, मोलैरिटी एंड डेंसिटी में यहाँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और यहाँ क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो परसेंट कंसंट्रेशन इनटू D का मतलब यहाँ क्या है स्टूडेंट, डेंसिटी इनटू 10। D का मतलब यहाँ क्या है स्टूडेंट, डेंसिटी, सॉल्यूशन का डेंसिटी। अगर सॉल्यूशन वॉल्यूम में ना दे के डेंसिटी में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, डेंसिटी में दिया हुआ है, तो उसके लिए मैं एक
रिजल्ट यहाँ बता रहा हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एक तरह से शॉर्ट ट्रिक भी समझिए, ये एक तरह का शॉर्ट ट्रिक है। बहुत कोई अगर डेंसिटी दिया हुआ है ये अगर नहीं पता है तो प्रॉब्लम तो सॉल्व होएगा ही, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। डेंसिटी को वॉल्यूम में चेंज करेंगे, फिर हम जो डेफिनेशन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो बताए हैं ये यूज करके बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट पता है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट से सवाल सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम क्या होगा, सेव होगा आपका। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, मैं डेंसिटी के टर्म में ही नॉर्मलिटी को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। परसेंट कंसंट्रेशन W/W, तो परसेंट कंसंट्रेशन W/W को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मास परसेंट बोलते हैं। पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, मास परसेंट कहते हैं। तो परसेंट कंसंट्रेशन डेंसिटी इंटू 10 अपॉन ईबी का मतलब यहाँ क्या है स्टूडेंट, ईबी का मतलब यहाँ क्या है, ये बता ही दिए। ईबी का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट मास। तो ये सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट कंसंट्रेशन लेके आ रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन यानी कि फॉर्मेलिटी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। नॉर्मेलिटी का टर्म को कवर किए, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या है, उसकी यूनिट्स, स्ट्रेंथ, वो सारी चीज़ें हम लोग जाने। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन की बढ़ रहे हैं, फॉर्मेलिटी, ठीक है, जिसको नोट करते हैं हम लोग ऐप से। इसको फॉर्मल कंसंट्रेशन भी कहा जाता है, नाम से जैसे लगा फॉर्मल, तो फॉर्मल ही इसका काम है। देखिए क्यों इसको हम फॉर्मल कहते हैं। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास हिंदी में क्या कहेंगे स्टूडेंट, विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या। विलयन के प्रति लीटर आयतन में अगर घुला हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, फॉर्मलता कहते हैं। तो फॉर्मेलिटी को यानी कि फॉर्मलता को इंग्लिश में फॉर्मेलिटी को हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करें, WB/FB। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, WB/FB, ठीक है, WB/FB को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नंबर ऑफ WB/FB। ध्यान दीजिएगा, WB/FB को क्या कहते हैं स्टूडेंट, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, ठीक है, WB/FB। यहाँ FB क्या है, तो यहाँ FB इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास, और फॉर्मूला हिंदी में सूत्र द्रव्यमान। तो फॉर्मूला मास किसके लिए आता है, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये आता है आयनिक सॉल्यूट। अब आयनिक सॉल्यूट क्या होता है, ठीक है, आयनिक सॉल्यूट क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आयनिक सॉल्यूट, ठीक है, आयनिक सॉल्यूट का मतलब हुआ जैसे NaCl, KCl, KNO3 etc, यानी जिसमें केटाइंस और एनाइंस, ठीक है, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट, केटाइन और एनाइन का कैरेक्टर हो, उस सॉल्यूट को हम क्या बोलते हैं, आयनिक सॉल्यूट कहते हैं। यानी मेटल और नॉन मेटल जब इंटरेक्ट करता है, यानी केटाइन और एनाइन जब इंटरेक्ट करता है, तो इंटरेक्ट करने के बाद जो सबस्टांस प्रिपेयर्ड होता है, यानी सबस्टांस जो फॉर्म्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आयनिक सबस्टांस कहते हैं, यानी आयनिक सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट क्या है, सबस्टांस ही है एक तरह का। तो आयनिक सॉल्यूट के केस में हम फार्मूला मास यूज करते हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट कि फार्मूला मास और मोलर मास दोनों एक ही होता है, यानी फार्मूला मास जो होती है स्टूडेंट, फार्मूला मास, ठीक है, ये जो पार्ट आपको यहाँ पर जो हम यहाँ पर टर्म जो यूज किए हुए हैं फार्मूला मास, ये फार्मूला मास ये किसके इक्वल होता है, मोलर मास के इक्वल होता है, ठीक है। जिस तरह मोलर मास निकालते हैं वैसे फार्मूला मास निकालते हैं, बस खाली चीज़ें चेंज कर दिया गया है कि अगर सॉल्यूट अगर आयनिक होगा तो वहाँ MB ना लिख के FB लिखेंगे, MB ना लिख के क्या लिखेंगे, FB लिखेंगे। और WB यहाँ क्या है, तो WB यहाँ पर है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट या गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय का दिया गया भार, ठीक है, विलय का दिया गया भार, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका नाम फॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि आप इसे
पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए कोई बात नहीं है, क्योंकि मोलैरिटी के रिप्लेस में ही फॉर्मेलिटी को रखा गया है। ठीक है, अगर सॉल्यूट अगर आयनिक है तो वहां पर हम मोलरता ना कह के फॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मोलरता ना कह के फॉर्मलता कहते हैं। इन केस ऑफ आयनिक सॉल्यूट, इन केस ऑफ आयनिक सॉल्यूट फॉर्मेलिटी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोलैरिटी, यानी मोलैरिटी के स्थान पर हम फॉर्मलता यूज करते हैं अगर सॉल्यूट कैसा हो? आयनिक हो। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट अगर आयनिक होगा तो वहां एम बी ना लिख के क्या लिखते हैं? एफ बी लिखते हैं। तो उस कंसंट्रेशन को मोलैरिटी ना करके क्या कहते हैं? फॉर्मेलिटी कहते हैं। तो फॉर्मेलिटी एक तरह का मोलैरिटी ही है, मोलक सांद्रता ही है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? फॉर्मलता, यानी कि फॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन, यानी कि फॉर्मल कंसंट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन यानी कि डिमैलिटी के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम डीमल कंसंट्रेशन भी कहते हैं, हिंदी में डीमल सांद्रता कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यानी कि डिनोट किससे करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डिनोट डी से करते हैं। तो डीमल कंसंट्रेशन है क्या? डीमल मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी ही है, बस ये रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कह सकते हो इट रिप्रेजेंट्स मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन मतलब यहां समझेगा स्टूडेंट मोलैरिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे? मोलैरिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मोलैरिटी कंसंट्रेशन एट 0 डिग्री सेल्सियस पर आप मेजर कर रहे हो, यानी कैलकुलेट कर रहे हो, तो उस कंसंट्रेशन को आप डिमैलिटी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डिमैलिटी। ठीक है, एक न्यू टर्म है, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज भी कर सकते हैं कि डिमैलिटी है क्या। तो डिमैलिटी नथिंग, कुछ नहीं है, मोलैरिटी है, बट बस टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर विलियन की कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो उस मोलैरिटी को आप डिमैलिटी कहेंगे। 1D, ठीक है, 1 क्या नंबर है, 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो 1D क्या बता रहा है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में कहेंगे विलयन के 1000 ml या 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय का 1 मोल होता है। अगर 2D आप बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? बस यहाँ 1 मोल की जगह 2 मोल, या 3D होगा तो 3 मोल। अगर D/2 होगा तो आप बोल सकते हैं 0.5D, यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 0.5 मोल हो जाएगा सॉल्यूट। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, डिमैलिटी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आज आप लोग को नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और डिमैलिटी के बारे में जाने, और कुछ इसके इंटर कन्वर्जन पार्ट है, मैं अब इसको भी बता देता हूं। इसको पहले कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंटर कन्वर्जन पार्ट यानी रिलेशनशिप पार्ट आपको बता रही था, ट्रिक के रूप में भी आप इसको समझ सकते हो, यानी कि काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको काफ़ी ये हेल्प होगा, और टाइम आपका सेविंग होगा, टाइम आपका बचेगा, अपने कम समय में आप सवाल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपको ध्यान रखना चाहिए दिमाग में। तो जैसे यहाँ पर मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन है, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन आप निकालोगे तो एक रिजल्ट आएगी। वो रिजल्ट क्या है स्टूडेंट? एम, स्मॉल एम 1000 इंटू कैपिटल एम 1000 D माइनस एम इंटू एम बी। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये पार्ट को। स्मॉल एम आपको जैसे कि पता है, स्मॉल एम किसको बोलते हैं स्टूडेंट? मोलैलिटी को बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल एम क्या है स्टूडेंट? मोलैरिटी कंसंट्रेशन। ठीक है, मोललता, मोलरता। डी तो जान ही रहे हो, डेंसिटी है, और एम बी क्या है स्टूडेंट? मोलर मास। ठीक है, मोलर मास किसका? सॉल्यूट का, सॉल्यूट का, विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान। अगर हमें मोलैरिटी दी हुई रहेगी तो आप मोलैलिटी इस रिलेशन से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मोलैलिटी दी हुई, डेंसिटी दी हुई, तो आप ये मोलैरिटी भी निकाल सकते हो। तो ये रिजल्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है स्टूडेंट? तो नेक्स्ट रिजल्ट है आपका मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन। तो स्मॉल एम तो यहाँ जान ही रहे हो, मोलैलिटी है। एक्स बी क्या है यहाँ पर? तो यहाँ लिख देते हैं हम एक्स बी, एक्स बी, एक्स बी लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, विलय का मोल अंश।
और एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉल्वेंट का यानी विलायक का, विलायक का मोल अंश। और एम में क्या है, यहाँ पर एम में क्या है, तो आप बोल सकते हो मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है, विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो ये आपका मोलालिटी का रिजल्ट हो गया, m इक्वल टू एक्स बी इंटू 1000 अपॉन एक्स ए इंटू क्या होता है, एम ए होता है। नेक्स्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, एन तो जान ही रहे हो क्या होता है स्टूडेंट, एन तो जान ही रहे हो आप लोग। एन क्या है यहाँ पर, एन क्या है, नॉर्मेलिटी है, ठीक है। और एम क्या है आपका, मोलारिटी है। और भी एफ क्या है आपका, वैलेंसी फैक्टर, यानी कि हिंदी में कहेंगे संयोजकता कारक, जो कि अभी आप लोग को हम बताए हैं। एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, बेसिसिटी। बेस का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, एसिडिटी। साल्ट का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, चार्ज ऑन कैटायन। तो मान लीजिए कोई सॉल्यूशन आपका दिया हुआ रहे, सपोज दैट कोई सॉल्यूशन दी हुई है, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको दे दिया गया, नॉर्मलिटी आपको निकालना है, तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मान लीजिए हमको सपोज दैट 2 मोलर ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, ये आपका दिया हुआ H2SO4, 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, ये आपका दिया हुआ है। तो बस कुछ नहीं करना, कंसंट्रेशन दिया हुआ है और सॉल्यूट के रूप में क्या H2SO4 है, तो बस क्या करना है, मोलारिटी को मल्टीप्लाई कर देना किससे, वैलेंसी फैक्टर से। तो H2SO वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 2, क्योंकि ये एसिड है H2SO4, कितना H प्लस आयन हमको मिलेगा, 2, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कितना हो गया 4n, यानी नॉर्मलिटी क्या हो गया 4n। अगर नॉर्मलिटी दिया हुआ रहेगा तो मोलारिटी निकाल दोगे, कैसे, वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दोगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आपका रिलेशन आपको हम बताएं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आपका नोट कर लीजिए, चलिए इसे नोट कीजिए इसको। तो स्टूडेंट अब जो है कि नेक्स्ट एक रिलेशन था 4 नंबर, मैं इसे पीछे 3 रिलेशन बताया, अब चौथा रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड मोलैरिटी और नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। विलियन का मोलरता या चाहे नॉर्मलता, किसके बीच में रिलेशन, वॉल्यूम के बीच में रिलेशन। इसको आप मोलैरिटी इक्वेशन और नॉर्मलिटी इक्वेशन से भी इसको हम जानते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन या नॉर्मलिटी इक्वेशन। अगर कंसंट्रेशन मोलैरिटी के रूप में लेंगे तो मोलैरिटी और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताना है, अगर कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी होगी तो नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम के कंसंट्रेशन को बीच में रिलेशन बताना है। तो आइए स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं, 2 केस है, एक डाइल्यूशन के केस बताना है, एक है ऑन मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन, 2 विलियन को मिलाने पर, ठीक है। तो ये आपका मोलैरिटी के टर्म में है, ये है नॉर्मलिटी के टर्म में, यानी कि मोलैरिटी इक्वेशन और नॉर्मलिटी इक्वेशन। अगर कंसंट्रेशन मोलैरिटी के रूप में होगा तो मोलैरिटी इक्वेशन, अगर कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी में होगा तो नॉर्मलिटी इक्वेशन, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखिएगा स्टूडेंट, इसको आप यहाँ पर चीज को समझिए। मैंने यहाँ पर 2 सॉल्यूशन लिया, एक फर्स्ट सॉल्यूशन एक सेकंड सॉल्यूशन लिया, ठीक है। ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है, जब हमको मिक्स किया तो सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब जब सॉल्यूशन बन गया तो फर्स्ट सॉल्यूशन से सेकंड सॉल्यूशन हम ला रहे हैं, तो फर्स्ट सॉल्यूशन से सेकंड सॉल्यूशन जो हम गेट कर रहे हैं, यानी प्राप्त कर रहे हैं ऑन डाइल्यूशन, यानी तनुता करने पर। डाइल्यूशन है क्या, तो डाइल्यूशन एक प्रोसेस है, डाइल्यूशन क्या है, एक प्रोसेस ऑफ एडिंग सॉल्वेंट्स। क्या बोले स्टूडेंट, प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ सॉल्वेंट्स, यानी सॉल्वेंट को बढ़ाना क्या कहलाता है, डाइल्यूशन कहलाता है। तो जब यहां पर हम सॉल्वेंट बढ़ाएंगे तो नया सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी सॉल्यूशन 2 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 500 ml का सॉल्यूशन था, उसको बढ़ा के आप 1000 ml कर दिए, तो किसको बढ़ाए, सॉल्वेंट को बढ़ाए। तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन में है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट यहां भी वही रहेगा, कि वो तो बढ़ जाएगा क्या, नहीं सर, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ है वही सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ है, बढ़ कौन रहा है, सॉल्वेंट बढ़ रहा है। तो इसलिए दोनों सॉल्यूशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रूप में इक्वल है। तो स्टूडेंट्स एक चीज आप लोग यहां नीचे नोट कर लीजिएगा, एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि NB यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या कहलाता है स्टूडेंट, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। B का मतलब हो गया सॉल्यूट, N का मतलब हो गया मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी इंटू क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो यहां पर जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वही यहां पर भी है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है यहां पर
वही आपका यहाँ पर है, सिर्फ सॉल्वेंट को आपने बढ़ा दिया। ठीक है, सॉल्वेंट को आपको बढ़ा दिया, इसके सॉल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स के रूप में दोनों सॉल्यूशन क्या है, इक्वल है। तो इसलिए स्टूडेंट इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहेंगे, बिफोर डाइल्यूशन। जब आप डाइल्यूशन नहीं किए थे उस समय जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, उस समय का मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोलैरिटी इनटू क्या होता है, वॉल्यूम होता है। यानी कि इसका कंसंट्रेशन हम m1 मान लिए और इसका कंसंट्रेशन क्या बोले, वॉल्यूम क्या है v1, इसका कंसंट्रेशन m2 और इसका वॉल्यूम क्या हो गया तुम्हारा v2। तो बिफोर डाइल्यूशन और ये आपका क्या हो गया, आपका आफ्टर डाइल्यूशन। आफ्टर डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन आप नहीं किए थे उस समय का मोल्स, जब डाइल्यूशन आप कर दिए उस समय का मोल्स। अब मोल्स बराबर क्या, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या है, m1 और वॉल्यूम क्या है, v1। तो m1 इंटू v1, उसके बाद जब डाइल्यूशन आप कर दिए तो उस समय का मोलैरिटी क्या है, m2 और उसका वॉल्यूम क्या है, v2। तो m2 इंटू v2। अब यही चीज अगर नॉर्मेलिटी के रूप में दिया हुआ रहेगा तो n1 इंटू v1, n2 इंटू क्या हो गया तुम्हारा v2। m1 का मतलब क्या, फर्स्ट सॉल्यूशन का मोलैरिटी, फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ये m2 क्या हो गया, सेकंड सॉल्यूशन का मोलैरिटी और सेकंड सॉल्यूशन का क्या हो गया, वॉल्यूम। उसका नेक्स्ट केस क्या है, ऑन मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर एक सॉल्यूशन और एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है, इसको हमने ऐड किया तो इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी m1 और इसकी वॉल्यूम v1, इसकी m2 और इसकी क्या हो गया v2। तो मान लीजिए इसका हम वॉल्यूम v1 और इसका वॉल्यूम मान लो v2। एक सॉल्यूशन मैंने लिया, इसका वॉल्यूम v1 है, उसकी मोलैरिटी m1 है। दूसरा सॉल्यूशन मैंने लिया, उसकी मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम क्या है, v2 है। अब दोनों सॉल्यूशन को मिला देंगे। जब दोनों सॉल्यूशन मिला देंगे तो एक नया सॉल्यूशन आएगा जिसको हम रिजल्टिंग सॉल्यूशन कहेंगे, रिजल्टिंग सॉल्यूशन कहेंगे। दिस इज द थर्ड सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, m3 और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, यानी v1 प्लस क्या होगा आपका v2। तो ऑन मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन के केस में मेरा इक्वेशन क्या आएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन का मोल्स, तो फर्स्ट सॉल्यूशन का मोल्स क्या होगा, m1 इंटू v1। मोल्स बराबर जानते हो ना, m इंटू वी, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम के प्रोडक्ट को ही मोल्स कहते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन का मोल्स मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, सेकेंड सॉल्यूशन का मोल्स मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। उसके बाद इक्वल यानी कि बराबर, जब दोनों सॉल्यूशन को मिला दिए तो एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया, उसकी मोलैरिटी m3 यानी इसकी मोल्स क्या हो जाएगी, तो m3 इंटू v1 प्लस क्या हुआ v2। तो आपको इसमें m1 m2 v1 v2 दिया हुआ रहेगा, आपको ये फाइंड करने बोलेगा, यानी कि दिस इज द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। हिंदी में आप कह सकते हो परिणामी विलयन की मोलकता, परिणामी विलयन की मोलकता, परिणामी विलयन की मोलकता। तो ये हुआ मोलैरिटी के टर्म में, ये हुआ नॉर्मलिटी। अगर मोलैरिटी ना दे के नॉर्मलिटी देगा तो वही ये इक्वेशन हो जाएगा आपका। तो आप इसको आप नोट कर लीजिए। तो मैं आपको पूरा कंसंट्रेशन टर्म्स बताने के साथ कन्वर्जन पार्ट यानी रिलेशनशिप पार्ट आपको हम बताएं, ये कंप्लीट पूरा पैकेज आपको हम कंसंट्रेशंस का डिलीवर किए, यानी कंटेंट्स आपको बताए। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, यानी इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे। उसके बाद हम सॉल्यूशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।